बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से संबंधित जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए मिलेगा अनुदान। गौपालन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा नवीन। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में ग्राम स्तर पर कृषि यंत्रिकीकरण के प्रोत्साहन के लिए 80% अनुदान पर कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गठित सक्षम महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में गव्य विकास विभाग द्वारा कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना चलाई जा रही है। इसकी योजना लागत 50 लाख रुपए है। इसमें सखी मंडलों को 25% अनुदान और युवा शिक्षित बेरोजगार लघु उद्यमी स्वयं सहायता समूह तथा प्रगतिशील पशुपालकों को 15% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के पशुपालक जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ओल की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए कतारों और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी रखें। बीज के रूप में आधा किलोग्राम का टुकड़ा भी लगाया जा सकता है और 200 से 250 ग्राम का टुकड़ा भी लगाया जा सकता है। इन दोनों आकार वाले बीज के लिए कतार और बीज की दूरी भी अलग अलग होगी। किसान भाई ओल की बुआई में बीज के रूप में आधा किलोग्राम वाले ओल के टुकड़े लगाएंगे तो प्रति हेक्टेयर की दर से आपको 10,000 पौधे मिलेंगे। यदि 200 से 250 ग्राम वाले टुकड़े लगाएंगे तो प्रति हेक्टेयर की दर से 17,000 से अधिक पौधे मिलेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इनमें से किसी भी वजन वाले बीज लगा सकते हैं। आधा किलोग्राम बीज की बुआई में कतारों और पौधों की दूरी तथा 250 ग्राम बीज में कतारों एवं पौधों की दूरी भी अलग अलग अनुशंसित है। लगाने का तरीका एक है कि उसको लाइन से लाइन 1 मीटर का रहे, जिसमें 10,000 पौधे लगेंगे। और अगर आपके पास छोटे टुकड़े हैं, उसको और आधे किलो से 200 ग्राम से 250 ग्राम का टुकड़ा वहाँ लगाना चाहते हैं तो आप जो है 60 सेंटीमीटर पर लगाएं। और कहीं कहीं लोग 75 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, जो 17,777 पौधे प्राप्त हो जाते हैं। खरीफ मौसम में कद्दू की खेती के लिए जून से जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। ये कद्दू का मुख्य मौसम है। इस दौरान झारखंड में कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नवीन या अर्का बहार लगाएं। लत्तेदार सब्जी फसल कद्दू की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज लगाएं, जिनके बीज 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए पूसा नवीन या अर्का बहार नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खेतों का दुरुस्त और मजबूत मेड़ ही अच्छा जल जमाव सुनिश्चित करता है। बारिश शुरू होते ही धान की खेती के लिए जल जमाव की ज़रूरत होगी और इसके लिए मेड़ का मजबूत होना भी ज़रूरी है। राज्य के किसान अपने खेतों में मेड़ बनाने के लिए कृषि उपकरण बंड फार्मर की सहायता ले सकते हैं। आइए जानते हैं मिर्च फसल में अंडा परजीवियों के रोकथाम के उपाय के बारे में। मिर्च फसल में अंडा परजीवी लग जाएं तो ये फसल और फसल के मित्र कीटों के लिए घातक होता है। किसान भाई मिर्च फसल में वयस्क अंडा परजीवियों के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ की दर से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति कोडरमा गोड्डा पाकुड़ में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1425 रुपये से 1631 रुपये, बैगन 1680 रुपये से 2000 रुपये, महुआ 3040 रुपये से 3200 रुपये, मिर्च 3200 रुपये से 3400 रुपये, चावल मोटा 1585 रुपये से 1800 रुपये, चावल मध्यम 2145 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 2530 रुपये से 2800 रुपये, गेहूँ 1970 रुपये से 2450 रुपये, दाल अरहर 6400 रुपये से 6700 रुपये, दाल मसूर 6165 रुपये से 6300 रुपये, सरसों तेल 9835 रुपये से 10500 रुपये, चीनी 4270 रुपये से 4450 रुपये, आलू 1400 रुपये से 1800 रुपये और प्याज 1530 रुपये से 2500 रुपये प्रति क्विंटल। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी मिली। मौसम की मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारियां मिली। जानकारियां और भी है, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से विराम का। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, गर्मी का ये मौसम है और इसमें खास करके हमें पशुओं का देखभाल और इसमें भी सुकर का देखभाल हम किस प्रकार करेंगे कि वो सुरक्षित हो। तो आइए इसके लिए हम सीधे चलते हैं स्टूडियो। जीवन पुनीन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम है और इस मौसम में पशुपालक जो होते हैं उनको विशेष सावधानियां अपनानी पड़ती है, विशेष ध्यान देना पड़ता है अपने पशुओं के प्रति। आज हम बात करें कि इस वक्त यानी कि गर्मी के मौसम में सूकरों की देखभाल किस तरह से की जाए। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो कि पशु उत्पादन एवं प्रबंधन विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार।
किसान भाइयों, अगर आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं इस विषय पर, तो आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। सर, आमतौर पर अभी जो मौसम बदल रहा है, तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत सारी परेशानियां सूकरों को होती है। जी बिल्कुल। तो जो सूकरों की परेशानियां हैं इस वक्त, हम उनके लक्षण कैसे समझें कि ये परेशान हो रहे हैं? क्या क्या बातें हम ध्यान दें कि वो उनको, हमें लगे कि ये परेशान हो रहे हैं और हम उसका निदान कर सकें? ये मुख्य रूप से जैसा कि अभी गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी के मौसम में जैसा देख रहे हैं कि तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से मनुष्यों को एक नियत तापमान की ज़रूरत होती है, उसी तरह से पशुओं को, खास करके सूकरों को एक नियत तापमान की ज़रूरत होती है। अगर उस तापमान से वातावरण का तापमान अधिक होता है, जितनी आवश्यकता है, तो उसमें लक्षण आने लगते हैं कि वो वातावरण के तापमान ज़्यादा होने से वो प्रभावित हो रहा है, जिसका सीधा असर उसके उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। जहाँ तक लक्षण की बात है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि सूकर में जो वातावरण का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अगर है तो वो सूकरों के लिए अच्छा है, और ख़ास करके वयस्क के लिए 20 से 25 डिग्री, और जो छोटे बच्चे हैं वो 25 से 30 डिग्री। लेकिन अगर उससे ज़्यादा तापमान होता है, जैसा कभी कभी हमारे झारखंड का तापमान 35 डिग्री 40 डिग्री आता है, उस समय तुरंत इसमें लक्षण देखने को मिलता है। इस वक्त तो ऐसा है भी, तापमान 35-38 डिग्री तक चल रहा है। तो लक्षण में खास करके अगर सूकर जब देखेंगे कि गर्मी से परेशान है, तो मुंह से सांस लेना, हांफना, धड़कन बढ़ जाना, पानी की ओर भागना, कीचड़ों में लेटना, इस तरह से समस्याएं, खास करके चर्म रोग, यानी स्किन पे देखेंगे कि वो चकत्ता लाल लाल जैसा, दाना दाना जैसा हो जाता है। तो ये सब लक्षण आते हैं जिससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये गर्मी से बिल्कुल आहत हैं, और इससे हमको बचाने की उपाय सोचनी चाहिए। बिल्कुल। कई तरह की परेशानियां हो सकती है, खासकर जैसा कि आपने बताया कि त्वचा में चकत्ता दिखाई पड़ता है। ये तो बात हो गई समस्याओं की। जब हम समाधान की बात करते हैं तो इसमें कई बातें आ सकती है, जैसे आवास प्रबंधन की बात आ सकती है, या फिर भोजन के प्रबंधन की बात आ सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अगर जब हम आवास की बात करते हैं तो आवास प्रबंधन किस तरह से करें ताकि वो सुविधापूर्वक रह सकें और इस तापमान का बहुत असर उन पर नहीं पड़े? जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि एक नियत तापमान की ज़रूरत होती है, और आवास का बहुत बड़ा रोल है कि उनको अनुकूल वातावरण देना हमारे सूकरों को। जब तक अनुकूल वातावरण नहीं देंगे, हम उत्पादन क्षमता सही नहीं मिलेगी और किसानों को उससे हानियाँ होंगी। तो जब अनुकूल वातावरण देने की बात आती है तो आवास का बहुत बड़ा रोल है। इसमें आवास प्रबंधन की यदि बात करते हैं तो जो भी आवास हमारे किसान के पास है, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके, या जो आवास बनाना चाह रहे हैं वो गर्मी को ध्यान रखते हुए आवास बनाएंगे। खास करके जब हम लोग का निर्माण करते हैं सूकरों के लिए, तो उसका जो लंबाई है वो पूरा पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए, जिससे कि जो सनलाइट होता है, सूर्य के जो प्रकाश होता है, गर्मी होती है, उससे उसमें बचाव होता है, छायादार रहता है, और जो अंदर का वातावरण वो थोड़ा ठंडा होता है। इसके अलावा आवास में खास करके देखा जाता है कि बहुत सारे आवास किसानों के पास होते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होता। ये बहुत ही जरूरी है, हवादार होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ हवा जो है आना जाना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। आवास के आसपास आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ और बदलाव आप आवास में कर सकते हैं। जैसे आवास में बदलाव की बात यदि करते हैं तो खास करके बहुत सारे जो पशुपालक हैं, सूकर पालक हैं, उनमें कमरे कम होते हैं रखने के लिए, पशु ज़्यादा होती है, तो एक छोटे से कमरे में ज़्यादा पशु रखते हैं। तो इस समय ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जितना स्पेस, जगह की ज़रूरत होती है एक पशु को, जैसे बड़े जो सूकर हैं उसमें 30 से 35 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है उसको रहने के लिए। छोटे बच्चे हैं तो 8 से 10 वर्ग फीट की जगह होती है उसको रखने के लिए। तो उस समय ये देखें कि बहुत ज़्यादा वो एक रूम में ज़्यादा पशु को ना रखें, उसमें जो जितना ज़रूरत है उतना ही रखें, उस हिसाब से, उसकी कितना जगह है उसके हिसाब से। इसके अलावा जब गर्मी का प्रकोप अधिक होता है तो पशुओं को अवश्य ठंडे पानी से स्नान कराएं, और उसमें जो है कोशिश करें, जैसे वाटर स्प्रिंकलिंग हो गया, पानी का छिड़काव करते हैं, या बैलोइंग टैंक भी देते हैं, जिसमें पशु को जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो उस टैंक में वो खुद ही जाकर उसमें क्योंकि आराम कर इसमें सके। जो सूकर ऐसा पशु है जिसमें पसीना नहीं निकलता है चमड़े से, जैसा हम लोग को गर्मी में पसीना निकलता है जिससे शरीर ठंडा होता है, तो उसमें चूंकि चर्बी होती है उसके चमड़े के भी अंदर में, तो उसमें पसीना उसको नहीं निकल पाता है, मुंह से ही उसमें जो स्वेटिंग होती है, तो इस कारण वो गर्मी से बहुत परेशान होते हैं। तो इस तरह से ये आवास प्रबंधन, इसके अलावा छत पे खास करके आवास में देखना चाहिए कि बहुत सारे जो सूकर पालक हैं आवास अच्छा बनाते हैं लेकिन छत की ऊंचाई कम कर देते हैं। तो छत की ऊंचाई 8 से 10 फीट होना चाहिए ताकि उनको सही वातावरण मिले।
इसके अलावा छत जब गर्म हो जाता है तो उसका प्रकोप अंदर आता है, गर्मी अंदर बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए छत आप एस्बेस्टस या सबसे अच्छा टाइल्स दे सकते हैं, खपड़ा का दे सकते हैं। उसके ऊपर अगर गर्मी का दिन है तो पुआल वगैरह रख दें, पत्ते रख दें, ताकि अंदर जो है वातावरण सामान्य रहेगा, ठंडा रहे, अंदर जो ज्यादा गर्म ना हो। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का हम लोग बदलाव करके, आवास प्रबंधन करके हम लोग उचित वातावरण दे सकते हैं। और साथ ही साथ सफाई भी बहुत बिल्कुल, सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। सफाई होना चाहिए, पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बात हो गई आवास की। और बिल्कुल जो किसान भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। कई बार हमने देखा है सूकरों को खास करके जो भोजन वगैरह दिया जाता है काफ़ी ताज़ा नहीं होता, होटलों से ला कर देते हैं, ये होते हैं। गर्मी के मौसम में जो भोजन हम सूकरों को देते हैं उसमें किस तरह का बदलाव करना चाहिए, देखभाल की कितनी ज़रूरत पड़ती है? सूकर पालन में भोजन का बहुत ही बड़ा रोल है। और हम लोग जानते हैं कि सूकर पालन में जो कुल खर्च होता है उसका 70 से 80% खर्च जो है सिर्फ भोजन पे होता है। और सूकर चूँकि जो है कि इनकी शरीर की बनावट आदमी की तरह होती है, तो विशेष रूप से उसमें खान पान की व्यवस्था पे विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन गर्मी की यदि बात करते हैं तो गर्मी से बचाना है तो गर्मी में खास करके देखा जाता है जो ब्रीडिंग एनिमल्स होते हैं, जो बच्चे देने के लिए नर और मादा होते हैं, उसमें खाने की मात्रा में कमी हो जाती है। गर्मी जैसे ही बढ़ता है वो हाँफने लगते हैं, खाना कम खाते हैं। तो खाना जब कम खाते हैं तो उसमें पोषक तत्व की कमी होती है शरीर में, तो उससे प्रजनन क्षमता की कमी होती है, बढ़ने की क्षमता में कमी होती है, नर में भी प्रजनन क्षमता की कमी होती है, नर जो है कि बिल्कुल सुस्त हो जाता है। तो ये सब असर पड़ता है कि आगे प्रजनन क्षमता में कमी होने के कारण बच्चा देर से मिलता है, कम मिलता है। और इस समय ज़्यादा गर्मी अगर आपने सही प्रबंधन नहीं किया तो जो गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उसकी भी मृत्यु ज़्यादा होती है। बच्चे जब जन्म लेंगे तो देखते हैं 30% 40% जो है बच्चे मरे हुए होते हैं। तो ये सब जो समस्या होती है ये मुख्य रूप से जो है कि हम लोग उचित प्रबंधन नहीं करते हैं। खान पान की यदि समस्या की यदि हम लोग बात करते हैं तो खान पान में मुख्य रूप से कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि खाना स्वच्छ दें, कोशिश करें तरल पदार्थ दें, खाना की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। जैसे कोई किसान 2 बार खाना दे रहा है तो उसको 3 बार या 4 बार दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जिसको वो खाना अच्छा पसंद करते हैं। उसके अलावा जो है अगर आप दाना मिश्रण दे रहे हैं तो दाना मिश्रण में जैसे कि पहले हम 3 किलो 4 किलो दे रहे हैं तो उस समय दाना में कमी हो जाती है, वो 2-2.5 किलो खाता है। तो इस समय जो है खास करके कोशिश करना चाहिए उसमें कुछ बसा दाने में अगर मिलाते हैं तो एनर्जी में जो कमी होती है सूकरों को वो पूरा हो जाती है। उसमें हम लोग कुछ बसा मिला सकते हैं उसमें दाना मिश्रण में। इसके अलावा जो है कि खाना जब हम देते हैं तो कोशिश करना चाहिए जब गर्म वातावरण हो उस समय नहीं दें, सुबह में और शाम में जब वातावरण ठंडा हो उस समय दें तो उस समय वो खाना खाता है। उसके अलावा जो है कि फॉरेज जो घास होते हैं, हरी हरी घासें अगर मिलती है तो कुछ ज़रूर जो है ब्रीडिंग एनिमल्स को दें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है कि वो होटल की जूठन सामग्री देते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए कि इसमें जैसे ही होटलों की जूठन सामग्री गर्मी में 1 से 2 दिन का होता है तो उसमें टॉक्सिन डेवलप होने लगता है, जहरीला हो जाता है। और वैसे खाने को हम लोग सूकरों को खिलाएंगे तो उसका सीधा असर उसके जो है कि उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगा या फिर मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। तो इस समय होटलों की जूठन सामग्री बिल्कुल फ्रेश दें और अगर वो पुराना हो गया तो उसको खिलाने के लिए आप उपयोग ना करें। तो इन सब चीज़ खान पान में मुख्य रूप से हम लोग देखने को मिलता है कि इस तरह से हम लोग उसको प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल। और पानी भी उचित मात्रा में उनको मिलना चाहिए। पानी खास करके बहुत ही ज़रूरी है। पानी में खास करके सूकरों के लिए जब पानी की बात करते हैं तो पानी स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए और कोशिश करें ठंडा पानी, बार बार उसको पानी पीने के लिए दें। जब ठंडा पानी देंगे तो उसको शरीर में काफ़ी आराम मिलेगा। और पानी जो दे रहे हैं तो जितना आप खाना और पानी का जब ये बात करते हैं तो खाना का 5 गुना पानी देना चाहिए। अगर 2 किलो खाना दे रहे हैं तो 10 किलो पानी देना चाहिए। तो ये बात होनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग उसको खाना और पानी का उसमें विशेष रूप से। और ये जो पीने वाला जो पानी है उसकी तो बात हो गई, नहलाना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, नहलाना, गर्मी का मौसम है तो शरीर में उसको धोना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि चमड़े की समस्या होती है, बीमारी होती है, तो उस समय चर्म रोग के लिए हम लोग खास करके उसको नहलाना सुबह में, शाम में आप कोशिश करें। गर्म जब मौसम हो उस समय ना नहलाएं, उस समय आप वाटर स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। नहलाने के लिए आपको सुबह में या शाम में आप उसको जरूर उचित समय है। बिल्कुल, या खाने से पहले उसको आप नहला दें फिर खाना दें। तो इस समय जो है उसमें जो है
होने वाली हानियां से आप और साथ ही कीचड़ में कई बार कीचड़ में भी जाकर बैठ जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है, तो चर्म रोग से भी प्रभावित नहीं होंगे वो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके साथ जब आपने बीमारियों की चर्चा की है, तो गर्मी के मौसम में जब हम बीमारियों की बात करते हैं सूकरों में, तो क्या खास तरह की कुछ बीमारी है चर्म रोग के अलावे, और अगर चर्म रोग हो भी जाए तो क्या समाधान करें? गर्मी के मौसम में मुख्य रूप से जो बीमारी है सूकरों की, ऐसे तो सूकरों में ज़्यादा बीमारियां नहीं होती है, लेकिन अभी जो खास करके गर्मी और आर्द्रता खास करके जब बढ़ता है तो सूकर बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। आज बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उस स्थिति में बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। तो इसमें बीमारियों की यदि बात करते हैं तो इस समय जो वातावरण से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें एक तो हो गया चर्म रोग भी है, उसके बाद लू लगना है, उसके अलावा जो है स्वाइन फीवर बीमारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं किसानों को बार बार बताता हूँ कि स्वाइन फीवर जो बीमारी है उसका आप गर्मी से पहले अवश्य टीकाकरण करा लें, नहीं तो इससे बहुत ही ज़्यादा हानि होती है और इसमें मृत्यु दर लगभग 90 से 100% तक हमारे सूकरों में इसकी मृत्यु दर हो जाती है। तो जो भी किसान जो है अपने स्वाइन फीवर नहीं कराए हैं, वैक्सीनेशन टीकाकरण नहीं कराए हैं, वो अवश्य करा लें। अभी गर्मी का मौसम आ चुका है, अभी भी समय है, क्योंकि एक बार जब इसका आउटब्रेक हो जाता है तो उस समय फिर टीकाकरण कोई रास्ता ही नहीं बचता है। हाँ। तो अभी भी है समय, हमारे किसान भाई जो भी सूकरों में टीकाकरण नहीं कराए हैं वो अवश्य निश्चित रूप से उसका टीकाकरण करा दे। इसमें स्वाइन फीवर टीका 1 ml मात्रा चमड़े में दिया जाता है और 1 साल तक इससे बीमारी से इसका बचाव होता है। और किसान भाई खुद भी इस काम को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, खुद से ये टीकाकरण कर सकते हैं अपने सूकरों को। बच्चे में जो टीकाकरण करते हैं वो 8 सप्ताह की उम्र के बाद, जब बच्चे को माँ से दूध छुड़ाते हैं, अलग करते हैं, उस समय टीका करना चाहिए। बड़े को कभी भी कर सकते हैं, आपने टीकाकरण नहीं किया है तो आप किसी भी समय इसका टीकाकरण कर सकते हैं। इस समय भी ध्यान देना है कि टीकाकरण आप जब कर रहे हैं तो सुबह में या शाम में इसका टीकाकरण करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा जानवर हाँफ रहा है, उस समय आप टीकाकरण नहीं करें। सुबह में और शाम में इसका टीकाकरण आप करके इस बीमारी से बचा सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा 2 प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है। जो मादा सुकरियाँ होती हैं उनकी देखभाल में कुछ इस वक्त विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है? मादा सुकरी में बहुत ज़्यादा इसमें हानि होती है कि मादा में जैसे गर्मी होती है, खास करके गर्भवती मादा है, एक प्रजनन युक्त मादा है, नर है, आपने प्रजनन के लिए रखा है, तो उस समय जो ये अभी अप्रैल मई जून है, इस समय अगर आपने प्रबंधन ठीक से नहीं किया है तो प्रजनन आपका समय से नहीं होगा, बच्चा समय से नहीं मिलेगा, और जितना लेट होगा उतना हमारे किसान, जैसे 1 महीना लेट हुआ तो 1 महीना जो आपने दाना खिलाया वो आपका लॉस हो रहा है। ये दूसरा चीज है कि गर्भवती मादा है जो गर्भवती हो गई है और बच्चा देने वाली है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं गर्भावस्था में खाने की मात्रा को हम लोग बढ़ाते हैं, खास करके अंतिम जो 1 से 1.5 महीना होता है, ताकि बच्चे का विकास अच्छा हो, बच्चा तेजी से बढ़े, बच्चा स्वस्थ हो, और बच्चा जब स्वस्थ होगा तो बच्चा जो है मोर्टेलिटी कम होगी। लेकिन जब गर्मी का प्रकोप होता है, आपने उचित प्रबंधन नहीं किया है, तो उसमें क्या होता है कि मादा जो है खाना कम कर देती है, परेशान रहती है, बेचैनी होती है, और इस कारण से है कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है। जब बच्चा होगा या समय से पहले भी बच्चा हो जाता है बेचैनी के कारण, तो उस समय जो है कि क्या होता है, गर्भपात की संभावना अधिक होती है। उसके अलावा जो बच्चे जब मादा देती है तो उसमें बच्चे, मरे हुए बच्चे जो है उसमें संख्या ज़्यादा होती है। तो ये सब मुश्किल होता है कि जो है कि किसान भाई इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, जब उनको फल मिलने का समय आया तो फिर वो उसको जो है काफ़ी दुख होता है। तो थोड़ा बहुत प्रबंधन करना है, आवास प्रबंधन, खान पान प्रबंधन। उसके बाद बीमारियों की जैसी बात कर रहे हैं तो एक तो चर्म रोग का है कि चर्म रोग जो है, चर्म रोग तो अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब कि चर्म रोग हो जाता है, तो क्या करें किसान भाई, उससे बचाव के लिए क्या करें? बिल्कुल, जैसे पहले तो चर्म रोग हो ही नहीं उसका प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर उनको क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि चर्म रोग से बचाव के लिए, चर्म रोग से बचाव अगर आपने नियमित रूप से उसमें पानी शरीर धो रहे हैं अपने पाइप से या मग से, उसमें पानी मार रहे हैं, शरीर को रगड़ कर अगर डेली साफ कर रहे हैं तो चर्म रोग नहीं होगा, ये पक्का है। 80% तक इससे होने वाले प्रकोप को कम कर सकते हैं। लेकिन यदि चर्म रोग हो गया तो उस समय हमारे किसान भाई भी ज़्यादा परेशान ना हो। उसमें जो है कि घरेलू उपाय भी है, उसमें जो है कि दवा भी है, आइवरमेक्टिन दवा होती है जिसको आप लगा करके इसके होने वाली परेशानियों से को कम कर सकते हैं। इसमें करंज का तेल भी लगा सकते हैं। करंज का तेल में
आप कपूर और गंधक मिला लीजिए। 100 ml करंज का तेल में 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक, उसको पीस करके अच्छी तरह से मिक्स करके और बाल के जड़ में लगाते हैं तो पशु को बहुत आराम मिलता है और चर्म रोग जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये जो बीमारियां होती है इस चर्म रोग से हम उसको बचा सकते हैं। चर्म रोग से काफ़ी नुकसान होता है पशुओं को। चर्म रोग से होगा तो उसमें फिर प्रजनन क्षमता में कमी आएगी, क्योंकि पशु बेचैन रहेगा और जो है गर्भाधारण नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा। जो बढ़ते हुए छौने हैं उसका बढ़ने का जो दर होता है वो कम हो जाएगा, खाना कम खाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चर्म रोग भी एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे किसानों के बीच सामने आती है और उनका उचित प्रबंधन नहीं करने से, उचित देखभाल नहीं करने से। और चूंकि तापमान भी बढ़ रहा है तो ऐसे में लू लगने की भी संभावना होती है, इसलिए उनको बाहर सही समय पर निकालें, ये भी बहुत ज़रूरी है। लू लगने की संभावना होती है, लू लगने के बाद उचित उपाय करना चाहिए। उसके अलावा समस्या कहाँ आती है, जब किसान भाई ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जब एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रक में लोड करके आप ले जा रहे हैं बेचने के लिए या पालने के लिए, उस समय देखा जाता है ट्रांसपोर्टेशन में भी गर्मी में बहुत मृत्यु दर बढ़ जाती है। आप जब ले जा रहे हैं तो कोशिश करें सुबह में या शाम में पशु को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएं। उसके अलावा समय समय पर रोके, पानी पिलाएं। ठंडी जगह पे बहुत गर्मी है तो पेड़ की छांव में उसको कुछ देर रखें। तो ये सब चीज़ करने से, ज़्यादा दूर का ट्रांसपोर्टेशन आप दिन में ना करें। तो ये सब चीज़ जो है कि ध्यान देना है, जिससे हम लोग होने वाली हानि से बच सकते हैं। दूसरा आपने जैसा बताया कि लू लग जाती है जो गर्मी के मौसम में, तो लू का जो समस्या होता है इसमें खास करके जैसे कि हैंडलिंग जिसको कहते हैं, कि हम लोग जो है कि जानवर का रख रखाव कैसे करें, हैंडलिंग जो कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है, पशु को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। बहुत लोग होते हैं कि रूम में गए, उसको उठाए, उसको बाहर किए या उसको मारना हुआ, ये इस तरह के जो है परेशान ना करें। वो जिस स्थिति आराम से रहने दें। अगर आप हैंडलिंग करते हैं और हैंडलिंग में जैसे पशु को बाहर निकाल दिए, पशु बाहर चल गई, बीच दोपहर में बाहर निकल गई, आप पशु दौड़ गई, जैसे सुकर में कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर गर्मी का मौसम है, पशु बाहर निकल गया, आप पकड़ने के लिए आपने दौड़ा उसको, तो दौड़ते दौड़ते अचानक मृत्यु, उसका हार्ट जो है फेल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत ही देखने को मिलता है। ये काफ़ी जो है कि सुकरों को कभी भी गर्मी के मौसम में दोपहर में ना निकालें, मिस हैंडलिंग ना करें। बच्चों को भी आप कोशिश करें कि जो है ठीक से हैंडल करें। उसमें जो जैसा मैंने बताया कि एक कमरे में जरूरत से ज़्यादा बच्चे को ना रखें। सुकर छौनों के लिए विशेष देखभाल कम रखें। बड़े सुकर भी हैं तो ठंड के दिन में अगर आप 6-7 रख रहे हैं तो गर्मी के दिन में उसको 4-5 ही रखें। छोटे बच्चे हैं अगर 20-25 रख रहे हैं तो उसको 10 से 15 रख दें। अगर कम रखेंगे तो वो उसको आराम होगा और वातावरण अच्छा मिलेगा और बढ़ने की क्षमता, खाना खाने की क्षमता, इसमें जो है कि वो ठीक ठाक रहेगा और उससे हानि जो होती है वो हानि से हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप सुकर पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज जो बातें आपने सुनी हैं आपके लिए लाभदायक है। आप इनका अनुपालन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार।